Dear students, myself Meenakshi Mrinal Kumar, Department of Political Science, Boys Section, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, आज हम लोग अपने पिछले चैप्टर को ही देखेंगे और ये देखेंगे कि जो हमारे देश में गठबंधन की सरकार रही उसका कैसा अनुभव हमारे देश में रहा। गठबंधन की राजनीति के साथ साथ हम इसमें बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे चुनौतियां थी। इसके तहत हम ये देखें कि राष्ट्रीय दलीय व्यवस्था का विखंडन तथा एक दल राज्य का उदय आर्थिक सुधार समस्या उत्पन्न करता है। तो एक दल की प्रधानता के समय में कांग्रेस दल केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों के साथ एक केंद्र तथा राज्य सरकारों के साथ लोक नीति के समन्वय का कार्य करता था। वह स्थिति जिससे केंद्र पर विखंडता और गठबंधन शासन करता हो, साथ ही भारत की राज्य सरकारों को अनेक प्रकार के दल नियंत्रण में रखते हों। इस प्रकार समन्वय करने वाले दल अब तक उपलब्ध नहीं है। तो एकल राज्य दलों का निर्णायक महत्व समन्वय की चुनौती और अधिक भयानक या भयावह बना देता है। तो राष्ट्रीय दल अनेक बार राष्ट्र में दल के कल्याण को ध्यान में रखकर एक विशेष राज्य के क्षेत्रीय हितों को, हम कह सकते हैं कि कल्याण की बातें जो है एक विशेष राज्य के क्षेत्रीय हितों की बलि चढ़ा देते हैं। तो देश के अन्य राजनीतिक निर्वाचक क्षेत्रों के खंडों के लाभ के लिए एकल दलों के पास ऐसा कोई प्रलोभन नहीं होता है जिसके लिए ऐसी कोई बात को या ऐसी नीति को प्रभावित कर सके, उन्हें साधन दे सके जिससे वो अपनी स्थिति को अपने गृह राज्य में सुधार सके। यहाँ तक एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जब तक ममता बनर्जी एनडीए नहीं छोड़ा था तब तक उन्होंने रेल मंत्री की हैसियत से रेल संसाधनों को अपने राज्य पश्चिम बंगाल के लिए निर्दिष्ट किया। यहाँ तक कि राज्य स्तर पर सुधारक चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने एनडीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया था, उन्होंने अपने आलोचनात्मक प्रहार द्वारा अपने राज्य आंध्र प्रदेश के लिए अधिक संसाधन प्राप्त किए थे। तो भारतीय गठबंधन की राजनीति में एकल राज्य दलों का महत्व विशेषकर भारतीय वित्तीय नीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा है कि किस तरह से गठबंधन की सरकार की जो समस्याएं हैं वो अस्थिरता और दलों की आपसी खींचातानी होती है। क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र के हितों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और गठबंधन में उनकी भूमिका राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं रहती है। वो अपने क्षेत्र पर ही ध्यान दे पाते हैं या देते हैं। आपसी खींचातानी के कारण उनकी जो नीतियाँ होती हैं उनमें समायोजन नहीं कर पाते हैं या उनमें एक रूपता का अभाव रहता है। फिर हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक सजातीयता सरकार का एक प्रमुख आधार होता है और राजनीतिक सजातीयता का तात्पर्य यह है कि एक ही दल व विचारधारा के लोग सरकार का निर्माण करें। गठबंधन की सरकार में राजनीतिक सजातीयता के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है ऐसी बातें। और तो गठबंधन की सरकार भी संसदीय प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत होते हैं
मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करना, जो कि नहीं हो पाता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री एक पार्टी के न होकर के कई राजनीतिक दलों के होते हैं। जो सभी पार्टियां जो अनेक दल के होते हैं वो अपने पक्ष में या अपने हित के लिए ही बात करते हैं। तो इनमें जो हम कह सकते हैं कि इनमें एक समानता नहीं रहती है। वो पूरे देश के लिए नहीं बल्कि अपने पार्टी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्षेत्रीय दल भी क्षेत्रीय हितों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इस कारण क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हित पर हावी हो जाता है। यानी जिस भी क्षेत्रीय दल की पार्टी मिलकर के गठबंधन की सरकार बनती है, वैसा क्षेत्रीय दल जो होता है, क्षेत्रीय पार्टी जो होती है, अपने क्षेत्र तक ही सीमित होती है। अपने क्षेत्र के लिए ही वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहती है। तो राष्ट्रीय हित न होकर के वो ये क्षेत्रीय हित बन जाता है। जिस तरह से यहाँ पर ममता बनर्जी की बातों को हम लोगों ने देखा, जब वो रेल मंत्री की हैसियत से रेल संसाधनों को अपने राज्य बंगाल के लिए निर्दिष्ट किया था, और इस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने भी किया। अपनी सरकार को, एनडीए की सरकार को बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन इस आधार पर उन्होंने क्या किया कि आंध्र प्रदेश के लिए अधिक से अधिक संसाधन जुटा लिए थे। तो इस तरह से भारतीय गठबंधन की राजनीति में जो एकल राज्य दल होते हैं उनका महत्व विशेषकर भारतीय वित्तीय नीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें हम और भी बातों को देख पाएंगे कि भारत के लिए गठबंधन की राजनीति क्यों आवश्यक थी, या भारत के लिए ये गठबंधन की राजनीति जो है उसकी क्या आवश्यकता है। हम यहाँ पर ये भी देख पाएंगे कि एक जाना पहचाना तथ्य यह होता है कि कोई एकल दल अकेले केंद्र में सरकार नहीं बना सकता, क्योंकि गठबंधन के अनुसार जब से हमारी सरकार बनती है तो उसमें कोई भी एक दल की ही सरकार नहीं बनेगी। तो एकल दल अकेले केंद्र पर सरकार नहीं बना सकती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक सामाजिक छुआछूत को मिटाया गया, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक अस्थिरता को भी दूर करने के लिए कदम उठाए गए, और सभी लोगों को समूह के साथ लेकर के चलना गठबंधन की राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि यहाँ पर सरकार जो काम करती है, अपनी बातों को सभी दलों से उसकी सहमति उसको मिलना जरूरी होता है। अगर कोई सरकार इससे असहमत हो या अपना समर्थन वापस ले ले तो ऐसे में सरकार जो है वो गिर जाती है। तो गठबंधन की सरकार कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। जिस तरह से 1989 के बाद कोई भी पार्टी जो थी वो बहुमत से शासन कर पाने में सफल नहीं हो पाई थी। तो राजनीति में नया बोलबाला आ चुका था गठबंधन का युग, जो कि काफ़ी दिनों तक चला। तो किसी भी शासन करने वाले दलों को अपने निर्वाचकों की धार्मिक और सांस्कृतिक मांगों को पूरा करना ही पड़ता है। यानी कि जो हमारी पार्टी की सरकार काम कर रही होती है उनको इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो व्यापक गठबंधन ऐसे निर्वाचकों के कुशल परिचालन पर आधारित होता है, और राष्ट्रीय विचारधारा को लागू करने के लिए ये ऐसे जो गठबंधन की सरकार जो होती है, इस तरह राष्ट्रीय विचारधारा को लागू करने के लिए परेशानियों का भी सबब इन्हें हासिल हो पाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि इसके पूर्व हमारे गठबंधन सरकार जब बनी
तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि गठबंधन की राजनीति जो है वो एक चुनौती है, इसका कोई मापदंड नहीं है। तो इसलिए सभी लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं अथवा नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि वैचारिक, सैद्धांतिक तथा शासन करने के रूप में मतभेद हो सकता है, क्योंकि जितने अलग अलग पार्टियाँ होती हैं, अलग अलग दलों को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये चाहे क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, ये सभी मिलकर के काम करते हैं। तो सभी की मंशा ये रहती है कि उनके पार्टी में को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हासिल हो सके। तो यहाँ पर थोड़ा वैचारिक और सैद्धांतिक मतभेद भी हो जाते हैं। शासन संघात्मक हो अथवा अध्याशात्मक हो। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि मुख्य रूप से प्रशासन लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। लोकतंत्र स्थायी तथा शाश्वत होना चाहिए। तो ये यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि एक अरब विपरीत विचार वाले अगर लोग हैं तो इसको किस प्रकार से हम आगे लेकर के चलेंगे तथा क्या निर्देशन देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक समस्या रहती है हमेशा गठबंधन की सरकार में। तो गठबंधन की सरकार के तहत हम लोगों ने देखा था कि जो 1989 के बाद से ये दौर जो चला, इस बीच में सिर्फ नरसिम्हा राव की सरकार जो थी वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाई, और इस तरह से गठबंधन की सरकार जो थी वो काफ़ी दिनों तक चला। और इस सरकार ने हमारे देश में जो 2014 में जो आम चुनाव हुए, इसने ये निश्चय कर दिया, ये तय कर दिया कि गठबंधन की सरकार का अब अंत हो चुका है और भाजपा ने भारी मतों से बहुमत हासिल किया था और इसने अपनी सरकार बनाई। तो यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि गठबंधन की सरकार के तहत बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और अगर भारत के लिए हम देखें तो ये हमारे भारत में जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था तो ये डिसीज़न लेना पड़ा था कि भारत में गठबंधन की सरकार को बनाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग फिर इसका कुछ अलग देखेंगे कि क्षेत्रीय पार्टी हमारे भारत में किस तरह से इनकी भूमिका रही और ये किस तरह से हमारे गठबंधन की राजनीति में अपना सहयोग किया था। ओके, थैंक यू।